इसलिए उस परिभाषा को एमएसएमई के लिए चेंज करना चाह रही है सरकार कि चलो 180 दिन तक के लिए आप इनको मतलब एनपीए में मत डालो। तो बैंक भी फिर उनको बार-बार फ़ोन करके परेशान नहीं करेंगे कि आपकी किस्त बकाया है, चुकाओ और ये सब। आ रही बात समझ में? ये चीज़ है। अब दोस्तों क्या है कि ये जो कुछ लोग हैं मतलब ऐसा सोचते हैं, हमारे भारत में भी ये विचार काफ़ी वर्षों तक रहा। ये 1975-76 के आसपास मतलब हम देखते हैं कि गरीबी पर सीधा प्रहार मिलता है हमारे भारत में। 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी को हटाने का और इस तरह का। नहीं तो हम गरीबी को कभी टॉपिक ही नहीं माने भारत में। मतलब 70s के उत्तरार्ध तक मतलब। सोचते थे कि डेवलपमेंट करें, गरीब करें, गरीब तक मतलब। सोचते थे कि डेवलपमेंट करें, गरीब करें, गरीब तक मतलब। सोचते थे कि डेवलपमेंट करें, गरीब करें, गरीब ये कई कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है। कई कारणों को विफलता के पीछे कई कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है। कई कारणों को कई कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है, जैसे कि डैश लगाइए, जैसे कि के आगे डैश लगा दें और फिर नीचे फर्स्ट लिखिए पहला, जैसे कि फर्स्ट लिखिए। उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करना। विश्व बैंक के रिसर्चर श्री गौरव दत्त के अनुसार
विश्व बैंक के रिसर्चर श्री गौरव दत्त के अनुसार रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान नहीं देना। अगर आप खेती पे ध्यान नहीं दे रहे हो गाँव में, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस है, तो फिर उसको तो सही करो। गाँव में भी तो उद्योग होते हैं, उनके स्तर के होते हैं, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग वगैरह। तो हमने एग्रीकल्चर को ध्यान नहीं दिया, लेकिन साथ में इसको भी छोड़ दिया। ये गौरव दत्त जी का रिसर्च है, इंडियन साइंस में बोला उन्होंने। 30 साल की। एमएसएमई के विकास पर ध्यान नहीं देना, जबकि उनमें रोजगार देने की क्षमता बड़े उपक्रमों की तुलना में 7 गुना अधिक पाई गई। श्रम के स्थान पर पूंजी का अधिक प्रतिस्थापन होना। पूंजी उदारीकरण की पीरियड में, और ये पीरियड तो चली रही है अभी, सारा उदारीकरण का ही काल है ये। ऐसा थोड़ी कि थम गया है। डेप्थ ज़्यादा ज़्यादा लेते जा रहे हैं ना हम, जो जो सरकार छूटे हैं और चीज़ों को सही करती जाएगी, वैसे वैसे उदारीकरण का स्तर और गहरा होता जाएगा। और उदारीकरण तो नियमों का ढीलापन है, यही तो बात है। नियमों को आप ढीला कर देते हो, अनुमति वगैरह को हटा देते हो, सीमाओं को हटा देते हो, या उनको थोड़ा सा ऊंचा कर देते हो। मतलब छोटी छोटी सीमाएं नहीं होती है, ऊंची कर देते हैं सीमाओं को। जैसे विदेश में कितना पैसा बेच सकते हो, मान लो $1 लाख बेच सकते हो, तो सीमा ऊपर करके $2.5 लाख कर दिया। ऐसे समझो आप, सीमा तो सागर की भी होती है। बिना सीमा के जीवन कहाँ होता है, और बिना सीमा के देश कैसे चलेगा। आर्टिकल 19(1) में स्वतंत्रताएं हैं, तो 19(2) में प्रतिबंध भी हैं। इसीलिए मैं तो इसको बहुत अच्छे से समझता हूँ कि स्वतंत्रता का गुलाब प्रतिबंधों के कांटों में खिलेगा। स्वतंत्रता का गुलाब प्रतिबंधों के कांटों में खिलेगा। गुलाब जैसा सेंसिटिव है स्वतंत्रता, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए भगवान ने कांटे भी दिए हैं। तो बात वही आ जाती है कि आप, आर्टिकल 19 कहता है कि संसद उचित प्रतिबंध लगा सकती है, उसके भी मानक बने हुए हैं। फिर राष्ट्रीय अखंडता, एकता, पब्लिक मॉरलिटी, राष्ट्रों के साथ मित्रवत संबंध, ये सब कुछ खतरे में आ जाए तो संसद उचित प्रतिबंध लगा सकती है स्वतंत्रताओं के ऊपर। उचित अनुचित का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ये भी लिखा हुआ है। अगर कोई मसला आ जाए ऐसा, ये प्रतिबंध अनुचित है, लोग रिट लगा रहे हैं या कुछ भी, तो उसके औचित्य का परीक्षण फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसी की बातें हैं। मतलब कुल मिला के मुद्दा ये है कि सीमाएं तो बनानी पड़ेगी। आज हमारे देश में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए भी तो सीमा, FRBM एक्ट आपको पढ़ाया था मैंने। बस सरकार अपने पर सीमा क्यों लगा रही है भाई। आप चाहे जितने नोट छाप सकते हो, नोट छापने का सिस्टम भी आपको 200 करोड़ वाला एक बताया होगा, तो नोट छापते रहो, तो आपकी कंडीशन जिम्बाब्वे, अर्जेंटीना और इस तरह की हो जाएगी। लोग करेंसी को लेना ही पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी निकाल दी आपने कि उसकी वैल्यू ही खत्म होगी। सिंपल सा नियम है, जिस चीज़ की ज़्यादा सप्लाई होगी उसकी वैल्यू गिर जाएगी। वस्तुएं मुद्रा से थोड़ी पैदा होती है, अगर मुद्रा से पैदा होती, क्या बीज के रूप में मुद्रा डालते हो खेत के अंदर। तो ये क्या होता है कि पथभ्रष्ट होना जिसको हम कहते हैं, ऐसा हो जाता है। हम साध्य और साधन में अंतर भूल जाते हैं कि ये क्या चल रहा है, क्या बात हो रही है। मुद्रा एक साधन है, वो साध्य नहीं है। साध्य तो आप बनाना चाहो तो वस्तुओं को बना लो, चलो, वो भी साध्य नहीं है आपका देखा जाए तो। सुधा मूर्ति के लिए वस्तुएं साध्य नहीं है, लेकिन वो तो दार्शनिक है और उनके विचार अलग हैं। हम इकोनॉमी को पढ़ेंगे तो वहाँ तो वस्तुएं साध्य बन जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो बात यही होती है कि वस्तुओं सेवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, तभी इकोनॉमिक सार्थक होता है। तो पर्सपेक्टिव बदल जाता है ना। मतलब तो यहाँ पर वही चीज़ आ जाती है कि आप इस तरह का नैरो अप्रोच भी रखते हो कि वस्तुएं साध्य है, तो भी मुद्रा साध्य नहीं बन सकती। साधन है, केवल लेन देन का साधन है। तो आप उचित प्रमाण में उसको निकालो, ज़्यादा ज़्यादा निकालोगे तो वस्तुएं तो बढ़ नहीं रही, और निकाल के कहीं ना कहीं पैसा निकाल के कहाँ जाएगा। मतलब लोगों की इनकम बनेगा ना किसी न किसी फॉर्मेट में। जब उनको वो इनकम मिलेगी तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, वस्तुएं उस अनुसार पैदा नहीं हो रही, तो वो कीमतों को बढ़ा देगी। मैं नेपाल अभी गया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 1.6 का वो है। मतलब अगर आप 100 रुपये भारतीय देते हो तो आपको 160 रुपये दे देते हैं नेपाली। NPR कहते हैं उसको, नेपाली रुपीज़, NPR, नेपाली रुपीज़। सुनना आप इस बात पे। तो मेरी डॉटर भी थी, पूरा परिवार था। मुझे वो, मैंने कहा वहाँ तो फिर ठीक रहेगा हम लोगों के लिए कि 100 रुपये के 160 मिल जाएंगे, और हमारा खर्च भी, और मेरा परिवार भी ऐसा ही है। मतलब बच्चे भी वैसे ही हैं, पत्नी भी वैसी है। मतलब वो सब इतना ध्यान रखते हैं कि बस हिसाब से चलते हैं। उनको ये नहीं मतलब होता है कि कितने कमा रहे हैं या क्या कर, अपने हिसाब से सही रहते हैं। मुझे नहीं कहने की आवश्यकता पड़ती, मैं कहता भी नहीं, लेकिन वो लोग बोले पापा अब तो बढ़िया रहेगा नेपाल के अंदर। मैंने कहा लग तो मुझे भी रहा है, देखते हैं। अब हमने एक पहाड़ी पे कहीं जा रहे थे, मैंने एक लेमन का
जो यहाँ 10 रुपये 12 रुपये ऐसा कुछ मिलता है वो खरीदा एक। तो नेपाली रुपीज़ में उन्होंने 50 रुपये लिए, उसके उस पर प्रिंटेड था 50 रुपये लिखा वही था। अब इस 1.6 की गणित तो टोटली फ्लॉप हो गई नेपाल में कि मान लो आप 20 का मान लो चलो उसे, तो 1.6 के हिसाब से 32 का आ जाना चाहिए, चलो ऐसा वही चीज़, लेकिन वो 50 में आ रही। तो 1.6 आपको ज़्यादा मिलने पर भी आपकी सेविंग नहीं रह पाएगी क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेशन ज़्यादा आ गया। तो 1.6 की कोई मैथमेटिक्स 6-7 किलोमीटर की रेंज पे जाने के लिए जाके गाड़ी से वापस आना और उसके लिए 4000 नेपाली रुपये, जहाँ 6 किलोमीटर की डिस्टेंस और बस खड़ा रहेगा, 2-3 घंटे घूमेंगे वापस आ जाएंगे, तो इसके 4000 रुपये नेपालीज में। अब आप देखो कि हमारे भारत में तो इतना टैक्सी का चार्ज नहीं लगता है, तो 1.6 गुना मिल रहा है तो भी आपको और पैसे मिलाने पड़ेंगे नेपाल के अंदर। मैं बहुत दुखी इस बात से हुआ वहाँ की जनसंख्या को, जनता को देखकर, कि मेरे को सोचने में पड़ गया मैं कि इनको ये कैसे मैनेज करते होंगे अपनी लाइफ को। इतना महंगा क्रेटा गाड़ी मान लीजिए यहाँ पे आ रही है 15-20 लाख जो भी रेंज है उसकी, तो वहाँ पर वो मिले 50 लाख रुपए की। इतना टैक्स लगा रखा है नेपाली गवर्नमेंट ने, इंडिया से कोई कार इंपोर्ट होती है तो, और ये सारा कुछ तो देख के मैं तो हतप्रभ रह गया वहाँ पर कि इतना आइडिया नहीं था मुझे कि वहाँ पे इतना होगा। कहीं ना कहीं उनकी करेंसी और दूसरी चीज़ों का वो मैनेज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इतना हाई इन्फ्लेशन नेपाल के अंदर है। उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वगैरह के नाम पे कुछ खास है नहीं, टूरिज्म ज़्यादा है और इसी तरह की चीज़ें हैं। तो आप अपनी भूगोल को भी देखोगे ना कि नोट ही नोट निकालने से प्रोडक्शन आपका इंक्रीज कर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। नतीजा ये होता है कि वैल्यू आपकी करेंसी की डाउन हो जाती है, उससे कोई फायदा खास नहीं मिल पाता है। यही बात यहाँ पर है। तो हमारी सरकार भी खुद पर ही प्रतिबंध लगा रखा है, जबकि भारत में ये नियम नहीं है कि नोट आप इतने छाप सकते हो, इतने भी नोट छापो, तो भी हम राजकोषीय घाटे को कम करते हैं। तो क्यों, मतलब ये सीमा सरकार ने अपने ऊपर क्यों लगा रखी है? उदारीकरण सरकार प्राइवेट के लिए करती है, अपने ऊपर किस बात का प्रतिबंध स्टेट के ऊपर? इस बात से क्लियर हो जाता है कि जो शासक होता है उसको भी प्रतिबंधों में रहना होता है। अगर वो जिस दिन ये समझ लेगा कि मैं शासक हूँ, मेरे पे प्रतिबंध नहीं चलते और मैं चाहे जो करूँ, तो वो अपनी इकोनॉमी तो नहीं चला पाएगा। वही चीज़ यहाँ पर बन जाती है दोस्तों। तो उदारीकरण में सीमाएं अगर आप रखना चाहते हो तो उधार कर देते हैं, ज़्यादा बड़ी कर देते हैं, या जहाँ लग रहा है कि सीमा बेकार है वहाँ हटा भी देते हैं, प्रतिबंध हटा देते हैं, औपचारिकता हटा देते हैं, ये सब उदारीकरण के अंदर होता है। लेकिन ये इससे विकास नहीं होता है, ये कानून है केवल, उदारीकरण केवल कानून है। उदारीकरण मेंस में पढ़ाऊंगा आपको, तो मेंस चलोगे ना लास्ट में आएगा आपको, वो जो मैंने टॉपिकों का डिस्ट्रीब्यूशन दिया ना आपको, उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो दोस्तों हमने उदारीकरण किया और उदारीकरण में कुछ ढीलापन हुआ, ब्याज दरों को हमने कम किया। पहले के जमाने में जो ब्याज होते थे और आज जो ब्याज होते हैं, आज कम है आज की तारीख में। अब आपको ब्याज पे सस्ती मतलब धन मिल रहा है। स्टॉक मार्केट में भी आप देखो आजकल आए दिन कंपनियां स्टॉक मार्केट से पैसा इकट्ठा करती है, स्टार्टअप्स वगैरह ये सब मार्केट में आते हैं, फंडिंग करने वाले मिल जाते हैं, नहीं तो जनता उनके शेयर खरीद लेती है, आईपीओ वगैरह मैंने आपको बताया। तो इतने रास्ते खुल गए हैं आजकल, सरकार भी हेल्प कर रही है कि आपको धन मिले, धन से आपको मशीन मिल जाएगी, मशीन मिल जाएगी तो आप लेबर को क्यों इस्तेमाल करोगे? तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि श्रम के स्थान पर, उसकी जगह पर किसका प्रतिस्थापन किया जा रहा है? पूंजी का। और ये ध्यान रहे कि श्रम और मशीन एक दूसरे के पूरक भी होते हैं और प्रतिस्थापक भी होते हैं, दोनों चीज़ें हैं। जैसे मैं समझाता हूँ, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके विचार खुलना बहुत जरूरी है। मैं लिखा दूंगा तो सवाल तो आपके हो जाएंगे, क्योंकि मैं लिखवाते ऐसे हूँ कि आपके सवाल कर लोगे आप आराम से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा बढ़िया करो ताकि आपको थॉट मिल जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो साथ में हम इस्तेमाल करते हैं, जब साथ उनका चाहिए होता है तो हम कह सकते हैं कि वो पूरक है। जैसे चाय, ये मेरे सामने पड़ी हुई है, तो इसमें चाय, पानी, दूध, शुगर और ये सब चीज़ें क्या है? पूरक है, सब मिलके चाय बना रही है। एक आधे को हटाओगे तो फिर चाय का टेस्ट प्रभावित होगा इसमें, राइट? ये पूरकता का समय। हम खाना खाते हैं तो एक सब्जी होती है और चपाती चावल ये होते हैं। चपाती चावल एक ही कैटेगरी में आ गए और सब्जी दूसरी कैटेगरी में आ गई। दाल भी एक रख लो आप, दाल हरी सब्जी ये कैटेगरी में है, चावल और ये राइस और चपाती ये कैटेगरी में है, ठीक है? कई बार ऐसा ये पूरकता है ना, मतलब कि आप राइस को किससे खाओगे, चपाती को किससे खाओगे, तो पूरकता का संबंध है ना, ठीक है? लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास या तो चपाती कम हो जाती है, तो चपाती कम हो गई तो हमारी माँ कह रही है कि बेटा ये तो थोड़ी कम पड़ गई, आप एक काम करो दाल का एक बाउल और ले लो, दाल पी लो इसकी जगह पे। तो यहाँ पे कौन सा संबंध बना? प्रतिस्थापक। मतलब दाल को कहाँ प्रतिस्थापित कर रहे हो? रोटी की जगह पे। दोनों बता दिए मैंने, दाल पूरकता का संबंध भी रखती है तो दाल प्रतिस्थापक भी बन सकती है। इसी तरह से मशीन और लेबर पूरकता का संबंध रखते हैं, क्योंकि खाली मशीन को ले आओगे, माइक सेट यहाँ ला के रख दे, मैं नहीं हूँ, ये सारे हैं डिजिटल बोर्ड वगैरह, मैं नहीं हूँ, पढ़ाने वाला ही नहीं है, तो आप ये नहीं चल पाएंगे, मतलब इनका अपने आप तो कैसे क्या होगा? तो मेरा आना जरूरी है। अच्छा मैं आ गया, वो मिस हो गए तो उनकी मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है, क्लास को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, तो उनका रोल भी बन जाता है। तो हम सब पूरक के रूप में काम कर रहे हैं, मशीन, माइक सेट, वो मैं, सब पूरक की तरह काम कर रहे हैं इस समय, ठीक है? अब कोई प्रतिस्थापक बनाना चाहे तो एक वीडियो पुराना है उसको निकाल के चला दो, मैं हट गया वहाँ से, वो वीडियो चल रहा है, पुरानी रिकॉर्डेड क्लास किसी बच्चे को ऑनलाइन में भेज दिया आपने कि नहीं नहीं ये भी ये वैसी है और सर ऐसे ही पढ़ाते हैं और ये वाली कर लो, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वो कर दिया ऐसा करके। तो मशीनें श्रम की जगह भी आ सकती है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, मशीनें श्रम की जगह भी और पूरक भी होती है। आप क्या करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। अच्छा जो एम्प्लॉयर होते हैं वो कंपेरिजन करते हैं, मेरे लिए मशीन सस्ती पड़ेगी कि लेबर सस्ता पड़ेगा, ऐसे कंपेयर करते हैं। अगर मजदूरी ज़्यादा हुई और ब्याज दर कम हुई तो मजदूर को छोड़ के किस तरफ चले जाएंगे? मशीनों की तरफ, जहाँ तक संभव है कि 10 लेबर की जगह 5 से काम चल सकता है। आप जेसीबी का एग्जाम्पल देखो, जेसीबी कितनी खुदाई कर सकती है? एक आदमी को लेना केवल, जो ड्राइवर के रूप में बैठ जाएगा, वो पूरे दिन भर खोदता रहेगा। एक आदमी इतना खोद देगा, मैंने एक रिसर्च पढ़ा कि 100 मिलिट्री मैन एक दिन में जितना नहीं खोद सकते उतना वो खोद देता है, इस तरह का एक रिसर्च था। तो आपने 100 मजदूरों को हटा के एक किया और एक बड़ी मशीन ले आए जेसीबी की, तो जेसीबी लाने पे आपका खर्चा ज़्यादा हुआ, तो वो कैपिटल हो गई ना मशीन, तो आपने कैपिटल को इंक्रीज कर दिया और लेबर की अमाउंट को नीचे कर दिया, क्योंकि आपको ये मामला ज़्यादा सही लगा। रोज के रोज मजदूरों को बुलाना, उनको पेमेंट करना, एक बार मशीन खरीदी इससे काम होगा, फिर आप ठेके लेते रहो और ऐसा काम करते रहो। तो ये चीज़ भी
तो यहाँ बात समझ आ गई होगी आपको। 5वां पॉइंट लिखिए। देखिए प्रोफेसर वीएस व्यास के अनुसार भारत में कुशलता विकास स्किल डेवलपमेंट कुशलता विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। पूर्ण विराम लगा दें, फिर आदि लगा दें। आदि कुशलता विकास भी तो जरूरी है। मैं कल का अखबार या हाँ बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ रहा था, रात में समय नहीं मिला था तो ऐसे ही नाइट में समय मिल पाया था, तो उसमें बड़ा विचित्र से न्यूज़ पढ़ी एक मैंने, पता नहीं कितने पोस्टों के बारे में बताया कि वो भर नहीं पाई क्योंकि हमें योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। मतलब लोग, वो वैकेंसी बनी हुई है कि गांधीनगर में एक शहर गिफ्ट सिटी बना हुआ है जो टेक्नोलॉजी को आधार बना के चलता है वो, और उसमें इंडियन रुपये में लेन देन नहीं होता है, उसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कहते हैं और उसका नाम है गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में है। उसमें जितने भी लेन देन होते हैं वो बाहर की करेंसी में होते हैं, मतलब उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन माना गया है, विदेशी क्षेत्र माना गया है, उसमें इंडियन रुपये का लेन देन नहीं होता है। वहाँ भी स्टॉक मार्केट है, उसके अंदर 2 स्टॉक मार्केट चलते हैं वहाँ पर। उससे रिलेटेड न्यूज़ थी वो कि इसमें जो इतनी वैकेंसीज थी वो भर नहीं पाई, और कारण ये बताया गया कि लोगों में वो स्किल नहीं है जो वहाँ पे चाहिए काम करने के लिए। वो बहुत फास्टेस्ट मार्केट माना गया, मतलब बहुत तेज गति से चलता है, उसकी मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड कुछ होगा आईटी वगैरह को लेकर, तो वो लोग ही नहीं मिले उनको। इस तरह की अखबार पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपको ऐसी घटनाएं कभी कभी मिलेगी जो आपकी समझ को बढ़ाएगी, नहीं तो आप ऐसी किताबें पढ़ते रहोगे, अरे ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, वैकेंसी कहाँ है भारत में, ये गलत बात है, इस तरह का। वैकेंसीज रहती है कई सारी जगहों पर, लेकिन हमें वो लोग ही नहीं मिल पाते जो उस तरह का व्यक्ति चाहिए आपको। आज आपको कि भाई इकोनॉमिक्स आके इकोनॉमिक्स पढ़ाओ जी क्लास के अंदर, हमारी वैकेंसी है, अच्छे टीचर्स की हमें आवश्यकता है। देखो जरूरी तो नहीं कि कॉम्पिटेंट टीचर आपको मिल जाएगा क्लास में वैकेंसी होते हुए भी, और जो भी टीम थी उसने फैसला किया कि इसे अच्छा हम बंद कर देंगे, लेकिन हम पढ़ाएंगे अच्छे लोगों से, और ये अभी जो भी लोग आ रहे हैं डेमो देने के लिए वो अभी वो सही नहीं लग रहे हैं। मेरे पास एक पॉलिटी के टीचर आए, वो 2 साल पहले, उन्होंने कई इंस्टीट्यूट के नाम लिए, बोले कि सर मैंने वहाँ पढ़ाया, वहाँ पढ़ाया, वहाँ पढ़ाया। तो मैंने कहा मेरे यहाँ तो पॉलिटी का नहीं होता, इकोनॉमिक्स ही होता है, आप क्या चाहते हो? मैंने कहा हो नहीं पाएगा यहाँ पे तो। नहीं सर आप प्लीज़ कंसिडर करो इसको। तो फिर मैंने कहा, फिर मैंने कहा कि अगले सैटरडे वगैरह को मिलो आप, फिर बात करते हैं। फिर वो आए, फिर मैंने कहा कि देखते हैं, तो वो बोले कि सर आप मेरा डेमो ले लो प्लीज़, आप ही पूछ लो कुछ सवाल। मैंने कहा रहने दो, कि नहीं नहीं सर आप पूछो मेरे को। उनको आइडिया तो था नहीं कि ये तो पॉलिटी में भी, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी अच्छे से की हुई, तो मैंने सोचा कि उनको लगा था इकोनॉमिक्स के टीचर है। एक अलग बात है कि मैं पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स से, वही पढ़ाऊंगा लाइफ लॉन्ग, लेकिन मेरा इस विषय के ऊपर भी ठीक ठाक कंट्रोल रहा है। मतलब मैंने 5 या 6 सवाल पूछे होंगे उनसे, वो एक का भी उत्तर नहीं दे पाए। सही बात है ये कि नहीं दे पाए। तो मैंने उनको कहा कि आपको और पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, और आप इसका बुरा मत मानो, आप इसे मुझे बड़ा भाई ले सकते हो, लेकिन आप दिल्ली सेंटर्स हैं ये, इस तरह से आप ट्राई नहीं कर सकते यहाँ पे, थोड़ा पढ़ाई करके ही इस चीज़ में आगे बढ़ो। मैं मानता हूँ आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर तो मैंने कहा मानते हो ना खुद ही मैंने जो सवाल किए, तो आप, तो बोले सर ठीक है सर मैं अब फिर से देखता हूँ इस चीज़ में। मैंने कहा अच्छा रहेगा, वो आप फिर से ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये लोग तो चाहते हैं कि आपके यहाँ क्लास हो, मैंने उनको मना कर दिया। कारण ये था कि भाई हम योग्य लोगों को सही तो वो कर सकते हैं, नाम का भी इशू रहता है कि भाई सर के साथ हैं कोई, तो नाम का भी इशू रहता है, और बच्चों की भविष्य की बात होती है, मना कर दिया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप, हमें लगता है कि हमें नकारा जा रहा है, हम कॉलेज का एंट्री देने जा रहे हैं, हमें नहीं लिया, तो ऐसे लगता है वो बोर्ड को ये लगता है कि ये नहीं सही कर पा रहे हैं, इसलिए वो छोड़ देते हैं उसको, फिर एडॉक से पढ़वाते रहते हैं, ऐसा चलता है। तो कुशलता विकास पे हमने साथ साथ चलते होते, अब चल रहे हैं हम आजकल, बहुत सारी स्कीमें लेके आ रहे हैं, लेकिन वो भी कागजी ज़्यादा चल रही है और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतना नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों एक होता है एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट एक होता है, एक होता है एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है कि सामने वाले के अंदर एम्प्लॉय होने की एबिलिटी है या नहीं, तो कुशलता विकास से आएगी। तो रोजगार होते हुए भी कई बार क्या होता है कि हम रोजगार दे नहीं पाते क्योंकि सामने वाले में कुशलता नहीं है। ये बेहतरीन पॉइंट्स है जो मैंने अलग अलग जगह से इकट्ठे किए, गौरव दत्त जी से लेकर प्रोफेसर वीएस व्यास से लेकर, और आप उनका नाम लिखो चाहे मत लिखो, इससे नहीं फर्क पड़ रहा है। मैंने तो आपको प्रमाण देने के हिसाब से ये दिया, बाकी आप वहाँ पे इनका नाम हटा के भी 5 पॉइंट्स लिख सकते हो कि भारत में क्या कारण है कि उदारीकरण होने के बावजूद भी हमारे भारत के अंदर अच्छे रोजगार या फिर गरीबी दूर नहीं हो पा रही, या इस तरह की बात लिखने के लिए 5 पॉइंट्स बता सकते हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखें। कई लोगों के अनुसार भारत में ट्रिकल डाउन के स्थान पर ट्रिकल अप या बॉटम अप, ट्रिकल अप या बॉटम अप रणनीति को लागू करने की आवश्यकता है। ट्रिकल अप या बॉटम अप रणनीति को लागू करने की आवश्यकता है, पूर्ण विराम लगाइए, फिर आगे लिखिए। इसी प्रकार
कोमा लगेगी ऐसे लिखिए। बेसिक नीड्स अप्रोच टू डेवलपमेंट, बेसिक नीड्स अप्रोच टू डेवलपमेंट को लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है। बेसिक नीड्स अप्रोच टू डेवलपमेंट को लागू करने पर विचार भी किया जा सकता है ना। पूर्ण विराम लगा दें। देखो ये ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी आया हुआ है, ज्योग्राफी ऑप्शन, ये वाला बॉटम अप वर्ड या ट्रिकल अप में से कोई एक डाला था मैंने। इससे आप क्या समझते हो? भूगोल में भी जो ऑप्शनल है उसमें कई सारे टॉपिक्स इंडियन इकोनॉमी से मैच करते हैं। ये मेरे को इसलिए पता है कि मैं कभी राजेंद्र नगर में एक सिद्धार्थ करके एक बहुत विख्यात ऑप्शनल के टीचर थे, वो उस पार्ट को पढ़ाने के लिए मेरे को बुलाते थे वहाँ पे। इसलिए मुझे अंदाज था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इस तरह की चीज़ें भी डली हुई है, इंडस्ट्रियल हाउसेज का कॉन्सेप्ट और ये सब। तो इंडस्ट्रियल हाउसेज जो ये घराने बन जाते हैं ना, जैसे हम कहते हैं अंबानी घराना, अडानी घराना, ये हाउसेज बजाज और इस तरह से, ये घरानों का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में ज़्यादा है, मतलब कि जिसमें कुछ बिजनेस हाउसेज हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण है आर्थिक शक्ति का। ये वाली टॉपिक है आपकी उसमें कहीं, मतलब वो कई वर्ष हो गए मुझे, लेकिन उस समय था ये टॉपिक। तब अब औद्योगिक घराने कहीं ना कहीं विषमताओं को तो बढ़ा ही रहे हैं ना, मतलब देखा जाए तो। और ये औद्योगिक घराने जो ज़्यादा पैसे वाले होते जा रहे हैं, इसके पीछे आप ये देखो, ये आज आप इंसेंटिव देते हो एप्पल कंपनी को, रिलायंस को, किसी को भी, तो उनकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पा रहे उतना। तो ये कामयाब कब होगा? जब ये कड़ी है इसमें मेन, अगर आप देखेंगे तो ये एम्प्लॉयमेंट मेन कड़ी है ट्रिकल डाउन की। अगर ये मिसिंग हो जाएगा तो ये नीचे नहीं आ पाएगा, फिर ये ऊपर ही रह जाएगा। तो जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं उनको ग्रोथ तो अच्छी मिल रही है, स्टॉक मार्केट में उनके शेयर का रेट भी बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन इंप्लीमेंट जिस अनुपात में उनको देना चाहिए वो जनरेट नहीं कर पा रहे। नतीजा क्या होगा कि विषमताएं बढ़ जाएगी आपकी। मैंने पहले लिखा दिया आपको कि जॉबलेस ग्रोथ प्रमोट हो रही है, आय और संपत्ति की विषमताएं बढ़ रही है, क्योंकि ये लिंक काम नहीं कर पा रहा है हमारे भारत के अंदर। इतना इंप्लीमेंट सीजन जो उनको करना चाहिए, अभी जो नई योजनाएं आई PLI वगैरह, उनमें आप कर रहे हो, ये फीचर डाल रहे हो, तो इतने साल क्या हो गया, और वो कुछ क्षेत्रों की योजनाएं हैं, उससे पूरे देश की काया पलट हो जाएगी, ये हम नहीं कह सकते। तो इस वजह से ये समस्या खड़ी हो रही है यहाँ पर। तो ये औद्योगिक घरानों का कॉन्सेप्ट विषमताओं से जुड़ता है, और वो ज्योग्राफी के अंदर दे रखा है आपके। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ट्रिकल अप जो सवाल पूछा उन्होंने, और हमारी क्लास में भी उसका वर्णन हो रहा है कि एक होता है ट्रिकल डाउन, एक होता है ट्रिकल अप। मतलब जो ट्रिकल अप में क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाने की बात है, यानी आप गरीबों पर सीधा फोकस करो। गरीब जब अपनी स्थिति में सुधार कर लेंगे, उनका वर्ग बदल जाएगा, गरीबी की रेखा से ऊपर आ जाएंगे, तो फिर उनका उपभोग बढ़ेगा, बाइक भी लेके आएंगे। आप देखो गांव के अंदर इतने लोगों के पास बाइक और ये सब, मनरेगा, ये सारी जो स्कीमों का फायदा लोगों को मिल रहा है, वो सरकारी स्कीमों का फायदा है। इस प्रक्रिया से नहीं उनकी गरीबी दूर हो रही। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, फलाना सोशल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही है, उसका बड़ा इंपैक्ट है कि इस प्रक्रिया का बड़ा इंपैक्ट आप देखते हो, उस प्रक्रिया का है। लेकिन ये बात तय है कि अगर उनके ऊपर आप फोकस करते हो, स्वरोजगार की योजनाएं लाओ या कुछ भी प्रोजेक्ट्स लो, उनको फंडिंग करो, उनके ऊपर काम करो सीधा, तो जब वो आगे बढ़ेंगे तो फिर उनकी कंजप्शन बढ़ेगी, पक्के घर भी बनाएंगे, टीवी भी लेंगे, तो रेफ्रिजरेटर भी लेंगे, तो कार भी लेंगे, मतलब जैसा सिचुएशन होगा, बाइक वगैरह ये सब, तो अपने आप ही फिर बड़ी कंपनियों को भी मार्केट मिल जाएगा, वहां से उनका सामान बिकने लगेगा, तो विकास यूं जाएगा। मतलब इसमें रिस्क नहीं है कि ऊपर से नीचे विकास आएगा कि नहीं आएगा, ये रिस्क तो खत्म हो गई, आप डायरेक्ट लोगों के ऊपर काम कर रहे हो और फिर ऊपर विकास चला जाएगा, ये सोचो। और इन केस नहीं भी जाता है तो क्या प्रॉब्लम है आपको? हम जिसको टारगेट बनाना चाहते हैं उसका तो विकास हो रहा है ना, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस तरह की, क्योंकि कंजप्शन के रूट से जा रहा है, इंप्लीमेंट थोड़ी क्रिएट कर रहे हैं गरीब लोग, वो तो कंजप्शन करेंगे, तो कंजप्शन करेंगे तो मार्केट में डिमांड तो आनी आनी है, और कंपनियों को मार्केट मिलेगा, बल्कि उनके लिए भी ज़्यादा सस्टेनेबल तरीका है कंपनियों के लिए। अगर लोगों की माली हालत में सुधार हो जाता है परमानेंट, तो कंपनियों को परमानेंट मार्केट मिलेगा। और मंदियां जब आई थी इंडिया के अंदर, तो रूरल इकोनॉमी ने कंपनियों के मार्केट को बना के रखा, गाँव के ऊपर उन मंदियों का उतना असर नहीं पड़ा। तो इस तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं। तो ट्रिकल अप में क्या होता है कि आप पहले जिस आदमी पे काम करना है, जो गरीब है, उस पर सीधा काम करते हो, उसके ऊपर काम करते हो, फिर वो जब आगे बढ़ता है तो ऊपर की तरफ विकास की प्रक्रिया का समय आ चुका है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। इसी को आप बॉटम अप, बॉटम अप का मतलब पहले बॉटम फिर अप, हमारी बात समझे, बॉटम अप अप्रोच, या फिर इसको हम कह सकते हैं ट्रिकल अप, मतलब ये बूंद बूंद वाली बातें जो है, जो ये उल्टी जाएगी, इस तरह का विचार है ये। दो बातें मैंने क्लियर कर दी आपको। हम एक टर्म और यूज किया कि इसी प्रकार बेसिक नीड्स अप्रोच टू डेवलपमेंट भी लागू किया जा सकता है। तो इसका क्या मतलब है वो भी मैं इसी डायग्राम में बताता हूँ आपको। ये जो हम क्या चाह रहे हैं, मतलब इस प्रक्रिया में कि इनको इंसेंटिव दे रहे हैं, फिर इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप ऐसे कर देना, जो हो नहीं पा रहा है। तो हम क्या करें, इधर इंसेंटिव को या तो कम कर दें या बंद कर दें, और जो पैसा इधर दे रहे हो आप सीधा उसको इस्तेमाल करें यहाँ के लिए। अपने डायग्राम में करो ऐसा जो बना रखे हैं।
राज्य सीधे लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। और आपको जान के ये बड़ा वैसा लगेगा कि इस अप्रोच को ज़्यादा पॉपुलर किया वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं तो ये मार्केट और इस पे ज़्यादा फोकस करती है, बाजार, राज्य की कम भूमिका और ये सब। और एक बार हमने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसकी भी एक हिस्ट्री है, थोड़ी सी बता रहा हूँ आपको। वर्ल्ड बैंक ने बीच में ये बोलना शुरू कर दिया कि हम इस पे फोकस करेंगे, इसके ऊपर बेसिक नीड्स अप्रोच के हिसाब से फंडिंग करेंगे। भारत को डाउट हो गया, क्योंकि भारत को लगा कि मैं तो सीधा इतना खर्चा करता ही नहीं हूँ इनके ऊपर, हमारे इंडिया में इतना नहीं हम ध्यान देते रहे हैं कि राज्य बेसिक नीड्स। आप यूरोप वगैरह में चले जाओ, आपको छींक भी आ गई तो उसकी जिम्मेदारी स्टेट की है। वो स्वास्थ्य का सिस्टम उन्हीं का है, वहाँ कोई प्राइवेट प्राइवेट काम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट देती है। और कोई बच्चा है, उसकी हाइट कम रह गई और वो आप उसको ठीक से खिला पिला नहीं रहे, तो राज्य ले जाएगा उस बच्चे को उठा के। और उसका कारण ये है कि आप पेरेंट्स के रूप में सही काम नहीं कर रहे हो। तो ये बच्चे के, अरे मैं कल ही कह चुका हूँ कि आपकी फ्रीडम्स आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। और वैसे भी वहाँ पर तो इंग्लैंड वगैरह में तो लिखा हुआ भी नहीं है संविधान। अरे कानून बनाने और मानने के लिए लिखावट होना जरूरी नहीं है। मैंने आपके साथ क्या लिखा, लेखन में बातचीत कर रखी है कि मैं आपको ये सारे टॉपिक ध्यान से पढ़ाऊंगा, तो हमारे आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? और इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा खान सर के साथ भी नहीं है। कि टीचर बहुत ध्यान से पढ़ाएगा, ऐसा करके कुछ भी नहीं है। इतने समय तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, ये बातें, ये पेमेंट्स होंगे और इस तरह की बातें। फिर भी इस पे चढ़ने के बाद हमें समझ, सारे लोग ऐसे करने लग जाएंगे कि कोई बच्चे पे ध्यान नहीं देगा, तो फिर तो ये इकोनॉमी भी नहीं चल पाएगी। तो ट्रस्ट पे इकोनॉमी चलती है, मतलब हर जगह कानून नहीं होता है, कानून की भी सीमाएं होती है और समय लगता है, हर जगह कानून को खींच नहीं सकते आप। तो इसमें यही होता है कि आप ट्रस्ट से ही ये सिस्टम फंक्शन करता है, राइट। तो वही चीज़ है कि वर्ल्ड बैंक, हम इस मॉडल पे चल रहे थे और इधर फोकस नहीं था, और वर्ल्ड बैंक से हमें फंडिंग मिलती थी। तो वर्ल्ड बैंक ने कहना शुरू किया कि मैं इस पे फोकस करूंगा। हमें डाउट हो गया कि हमारी फंडिंग कट कर देगा वो, क्योंकि हम ये नीड्स लोगों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इससे कनेक्ट करेगा। ऐसा भी आपको लिटरेचर में पढ़ने को मिलेगा कि इंडिया बिकेम क्वाइट अगेंस्ट दिस अप्रोच वन टाइम, किसी समय पे इंडिया इस तरह से हो गया था। लेकिन ये बात को समझना पड़ेगा, वो फंडिंग, पॉलिटिक्स, ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो इसमें आना पड़ेगा। सिंस वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कहा, इसलिए हम इसके विरोधी नहीं हो सकते। ये बात हमें समझनी होगी। तो राज्य सीधा ये सुविधाएं दे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि विषमता नहीं होगी सुविधाओं को प्राप्त करने में। और इस मॉडल से आओगे तो जैसे ग्रोथ जब अलग अलग लोगों में अलग अलग ढंग से जाती है, तो सुविधाओं को लेकर भी उनके स्तर पर अंतर पैदा हो जाता है। लेकिन राज्य जब सुविधा दे रहा है तो अंतर नहीं करेगा। जैसे यूरोप में मजदूर से लेकर कोई भी इंसान हो, जो ट्रीटमेंट होना वही होना, प्रोटोकॉल बने हुए हैं। तो आपकी इकोनॉमिक स्टेटस उनके प्रोटोकॉल को नहीं प्रभावित करती है। आज अगर हमारे भारत में प्राइवेट स्कूल ही बंद हो जाए और गवर्नमेंट स्कूल्स ही रहें, और एक खास तरह के टीचर्स का चुनाव करके सारे बच्चों को उसी सिस्टम से पढ़ाया जाए, तो विषमता कैसे पैदा होगी? विषमता पैदा होने की बहुत बड़ी वजह ज्ञान भी होता है और ज्ञान के डिफरेंसेस भी होते हैं। आप स्कूल में पढ़े, आप स्कूल, वो कैपेसिटी में अंतर ले आता है, जिसकी वजह से फिर किस में रिफ्लेक्ट हो जाता है? इनकम और एसेट्स के अंदर। लेकिन एक ही स्कूल क्यूरिकुलम है, एक ही तरह के टीचर्स हैं, हालांकि टीचर डिफरेंट है, बट उनकी जो लेवल है वो सेम है, और एक ही वातावरण में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनमें डिफरेंस कैसे आएगा? हम वहाँ काम नहीं कर रहे, हम एक समस्या पैदा होने के बाद उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो बेसिक नीड्स अप्रोच समानता के हिसाब से भी सही है। दूसरा, लोगों के विवेक पर डिपेंड नहीं है। ग्रोथ में तो ये होता है कि आपके पास पैसा आ गया, अब आप किस पे खर्च करते हो। तो आपको कई सारे लोग दिखेंगे जो पैसे को गलत जगह पे खर्च करते हैं। ग्रोथ है लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दे पाते कि हमें शिक्षा पे कितना खर्च करना और स्वास्थ्य पे कितना खर्च करना। यहाँ जब राज्य देगा तो लोगों के विवेक की भूमिका समाप्त हो जाती है। तो उस हिसाब से भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोग ज़्यादा अच्छे से कैपेबल होंगे अगर बेसिक नीड्स अप्रोच टू डेवलपमेंट को लागू किया जाता है। इस पर स्वतंत्र प्रश्न भी आ सकता है, तो बाद में मैं प्रश्न लिखवा दूंगा आपको। तो ये ट्रिकल डाउन, ट्रिकल अप, बॉटम अप, बेसिक नीड्स अप्रोच टू डेवलपमेंट, ये सारी बातें मैंने एक जगह पे कर दी। अब इसका लास्ट पार्ट क्लास का हमारा है कि भारत में गरीबी कैसे दूर हो सकती है। तो आप अगला हेडिंग लगाएं। बहुत तरह की भूमिकाओं को मैं हटा रहा हूँ, तो इसमें भूमिकाएं नहीं बना रहा हूँ, और सीधा हम लिख रहे हैं निम्न 4 मुख्य बातों पर ध्यान दिया जा सकता है। सॉरी, देश लगा देना, क्वेश्चन मार्क गलती से लगे, फर्स्ट लिखिए। पहला उपाय, रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना। अब इसमें पैराग्राफ बना के लिखे यहाँ से। इसके लिए निम्नलिखित 3 प्रकार की 3 प्रकार की आर्थिक गतिविधियों, निम्नलिखित 3 प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की
बढ़ावा देने की आवश्यकता है। देश लगाइए, आवश्यकता है। में तो आप घर वगैरह, मकान, ये कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, जैसे भवन वगैरह, विनिर्माण में आप मशीन आदि का प्रयोग करके कच्चे माल को पक्के माल में बनाते हो, ये विनिर्माण जैसा है। और सेवाओं के लिए आमतौर पे लोग इनको नकार देते हैं कि सेवा सर्विस सेक्टर आगे जा रहा है तो सही नहीं है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा रोजगार मिलता है। लेकिन इसके आगे एक विशेषण लगा दिया हम लोगों ने, श्रम गहन। सेवाएं भी कई तरह की होती है, नॉलेज गहन होती है, जहाँ पे ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता होती है ना। और इसी तरह से आप कह सकते हो कि कैपिटल इंटेंसिव सर्विस भी होती है। जैसे एक पायलट है तो उसको बड़ा हवाई जहाज होगा तभी वो काम कर पाएगा, तो उसकी सर्विस कैपिटल इंटेंसिव जैसी हो गई, मतलब ऐसे सेवाओं में भी आप विभाजन कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसी सेवाओं की बात हो रही है जहाँ लेबर मैनुअल टाइप की चीज़ें ज़्यादा हो, जैसे कि ई कॉमर्स है, तो जो डिलीवरी करने वाले लोग होते हैं, बॉयज़, डिलीवरी बॉयज़, तो वो श्रम का काम हो गया, उनको बाइक लेके ऐसे जाना पड़ता है। इस तरह के काम, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी लेबर का यूज़ होता है, होटल्स में वेटर वगैरह, इस तरह के जो काम होते हैं, तो जहाँ पे श्रम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। अभी मेरा जो टास्क है वो नॉलेज और कैपिटल इंटेंसिव दोनों तरह का है। मैं बहुत मैनुअल वर्क नहीं कर रहा हूँ, मतलब माइक लगा हुआ मैं बोल रहा हूँ, इसमें नॉलेज का भूमिका बन रही है इसमें, और साथ में डिजिटल बोर्ड, माइक सेट और ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसको हम लेबर इंटेंसिव सर्विस नहीं कह सकते, लेबर का इंटेंसली प्रयोग नहीं करते। इंटेंस का मतलब होता है सघनता से। तो जहाँ जहाँ लेबर ही करना पड़ता है आपको मैनुअल ढंग से, वो वाली सर्विसेज को आप प्रमोट करें, तो रोजगार के अच्छे अवसर सृजित होंगे। इसमें सब्सिट्यूशन नहीं हो पाता उतना, या एक लेबर बहुत जगह काम नहीं कर सकता, वो एक माल देने जा रहा है तो एक आदमी चाहिए आपको। इस तरह से जोमेटो वगैरह ये सब जो ऑन कॉल वर्कर्स होते हैं उनको ला सकते हो आप। ट्रांसपोर्टेशन में ड्राइवर्स वगैरह, माल की मूवमेंट से रिलेटेड लोग, उनकी आवश्यकता पड़ सकती है, वो सब आ जाएगा इसके अंदर। फिर एक आप चेंज करिए, उपयुक्त गतिविधियों को, उपयुक्त गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निम्न बातों पर ध्यान दिया जा सकता है। पहला लिखिए, विश्व स्तरीय, इंग्लिश में कहेंगे जैसे कि वर्ल्ड क्लास, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का विकास करना, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का विकास करना। तो मैन्युफैक्चरिंग कनेक्ट हो जाता है ना इसे। और इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा आपको, आधारभूत संरचना मेंस में आएगा, टॉपिक है। उच्चतर विषयों में मैंने शामिल किया था, आधारभूत संरचना इस बोर्ड पे लिखा था, तो वहाँ हम देख लेंगे। वो भी फिर दो तरह के वर्गीकरण होते हैं, इकोनॉमिक आधारभूत संरचना और सामाजिक आधारभूत संरचना। ये सारा वर्गीकरण मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ जो हमारा इशारा है वो सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट वगैरह इन चीज़ों को लेकर ये वर्ल्ड क्लास होने चाहिए, तो आपको ये एक्टिविटीज़ प्रमोट होगी। खासतौर से विनिर्माण के लिए तो इंफ्रा की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो पहली बात जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता वो ये है। दूसरा लिखिए, सेकंड, श्रम सुधारों को लागू करना, लेबर रिफॉर्म्स, श्रम सुधारों को, पूर्ण विराम लगा दें। तो एक बार आप किसी श्रमिक को भर्ती कर लेते हो प्रॉपर वे में, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और चाहे उसमें प्रोडक्टिविटी है या नहीं है, तो इससे प्रॉब्लम आती है। और हम रोजगार जो हो जाता है उसके संरक्षण पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और उसकी वजह से नया रोजगार प्रभावित होगा ये हम भूल जाते हैं। तो कानून का ओवर प्रोटेक्शन भी कई बार उसी वर्ग को नुकसान पहुंचाता है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। इतने रूल्स, और समवर्ती सूची में आता है, आपने पॉलिटी पढ़ोगे तो श्रम समवर्ती सूची में आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो विषय समवर्ती सूची में आता है वो फुटबॉल जैसा हो जाता है, क्योंकि उस पर केंद्र भी कानून बनाता है, राज्य भी बनाते हैं, ये सब चलता रहता है, संख्या भी ज़्यादा हो जाती है और रिपोर्टिंग भी डबल हो जाती है। आप स्टेट को भी रिपोर्ट करो तो उनको भी रिपोर्ट करो, जबकि लोक प्रशासन कहता है यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, आदेश की एकता, आदेश एक ही तरफ से आना चाहिए। यहाँ आदेश का तो कानून हो गया भाई, कानून में जो लिखा हुआ है अपने आप ही आदेश है कि आप उसकी अनुपालना करो। एक तरफ स्टेट क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहे हैं, तो वो भ्रम वाली स्थिति में आ जाते हैं। इस तरह का वातावरण बना हुआ है। काफ़ी कुछ चेंज मोदी गवर्नमेंट ने किया है इसमें, बहुत सारे कोड्स लेके आगे, तो वो सारे चेंज है अभी, लेकिन उतना नहीं है जितना चाहिए हमें। हायर एंड फायर, मतलब कि आप हायर कर रहे हो तो फायर भी कर सको। अच्छा, प्रोडक्टिव है, अगर आप प्रोडक्टिव हो तो आपको कोई निकाल नहीं सकता है। वैसे देखा जाए तो आप छोड़ना चाहोगे तो वो कहेंगे क्यों छोड़ रहे हो, तो उनको जरूरत है अच्छे लोगों की। तो आप तर्क के आधार पर अपने रोजगार में रहो। अगर आपकी तर्क ही खत्म हो गई तो ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई।
वैसे हमारा देश जिस तरह का है, हम एकदम आज़ादी नहीं दे सकते, लेकिन आप सरकार को ऐसा सिस्टम बना सकती है कि किसी को नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है तो गवर्नमेंट उसको मिनिमम ये महीने का पेमेंट देगी। तो आप सोशल नेट सेफ्टी नेट बना दो, उसके बाद आप इस उदारीकरण को लागू करो, तो सोशल कॉस्ट भी नहीं आएगी। सोशल कॉस्ट बोले तो यहाँ बेरोजगारी के रूप में कॉस्ट मतलब एक आदमी बेरोजगार हो गया, कौन सी कॉस्ट है ये? सोशो इकोनॉमिक दोनों तरह की कॉस्ट होगी, समाज में भी तो उसको प्रॉब्लम हो रही है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए हमारी सरकार एक सेफ्टी नेट दे नहीं सकती अभी, और इसीलिए सुधारों को हम आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं हिचक रखते हैं। तो आपको ऐसी बातें लिखनी पड़ेगी कि ये आवश्यक है, और ये तभी हो पाएगा जब सरकार की ओर से कोई ऐसा सिस्टम हो कि किसी का अंग भंग हो गया, वो प्रोडक्टिव नहीं रहा और उसको बाहर निकाल दिया गया, तो उसके लिए कोई इंतजाम सरकार की ओर से हो। मतलब कोरोना का पीरियड आ गया, लोगों को बाहर निकाल दिया, तो उसका इंतजाम, तब आप फिर लिबरलाइजेशन ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम फिलहाल इतना नहीं लिख सकते इस टॉपिक के अंदर, हम टॉपिक में टॉपिक थोड़ी बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं इतना लिखा के छोड़ रहा हूँ अभी इस जगह पे कि एक विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर हो आपके यहाँ, दूसरा श्रम सुधार लागू हो, तीसरा लिखिए व्यवसाय पर प्रशासनिक भार कम हो, व्यवसाय पर प्रशासनिक भार कम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम होना चाहिए कानून के रूप में। अगला लिखिए नेक्स्ट, स्वस्थ प्रतियोगिता, स्वस्थ प्रतियोगिता सुनिश्चित हो आदि। प्रतियोगिता में ध्यान थोड़ी देता है, गला काट प्रतियोगिता भी होती है जिसमें लोग इतना कम करते चले जाते हैं, मतलब प्राइस को कम कर देते हैं, फीस को कम कर देते हैं, ब्याज को कम कर देते हैं। बैंक है तो कहेंगे हमसे लो सस्ता लोन, आप ऐसे होने लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे अब बाइजूस की स्थिति देखो कि क्या हो गया, बहुत ही हालत बाइजूस की खराब हो गई। तो कहीं ना कहीं मार्केट पॉलिसीज कैसी है, प्रतियोगिता कैसे कर रहे हो। टेलीकॉम कंपनी की हालत देख लो आप क्या हुई, अब तो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है इनको एक मौका मिल जाए संभलने का, वोडाफोन आइडिया वगैरह जो भी थे। तो मार्केट में क्या होता है कि सरकार जब गेम के रूल्स फिक्स नहीं करती तो प्रतियोगिता अंधाधुंध होने लग जाती है। रेफरी तो चाहिए ना हर फील्ड के अंदर, विशल बजा के वो बता दे कि आप गलत जा रहे हो, बाउंड्री फिक्स कर दे कि इसके नीचे आप प्रतियोगिता नहीं कर सकते। आप हमें अपनी कॉस्ट बताएं, कितना कॉस्ट आपको आ रही है, सारे डेटा हमारे पास होने चाहिए। इससे नीचे जो आपने कीमत रखी तो ये गलत होगा ही, क्योंकि आप उसे नीचे रखोगे तो फर्में बर्बाद हो जाएगी, तो प्रतियोगिता स्वस्थ नहीं होकर अस्वस्थ हो जाएगी। हम देखना अभी जोमेटो स्विगी हर फील्ड में देख लो आप, रूल्स प्रॉपर है नहीं, वो लोग इतना प्रतियोगिता करना शुरू कर देते हैं कई बार कि फिर वो फर्में उस प्रक्रिया में बर्बाद हो जाती है, अगर उनके पास पहले से पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो ये बातों को ध्यान रखने पर हम ये 3 गतिविधियों को प्रमोट कर सकते हैं, विनिर्माण, निर्माण और श्रम गहन सेवाएं। ये पहला पूरा हुआ गरीबी दूर करने का उपाय, रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन। दूसरा लिखिए सेकंड, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना। तो इसके लिए कौन कौन सी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो ए लिखो आप, भूमि सुधारों को लागू करना, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। भूमि सुधारों को लागू करना, विपणन विपणन सुधारों को लागू करना, नई तकनीकी का विकास, कीमत समर्थनों का विवेकीकरण, विस्तार सेवाओं को मजबूत करना आदि। सबको थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ आपको, इनमें से कई चीज़ें आएगी भी हमारी क्लास में आगे चल के। तो भूमि सुधार का टॉपिक मैं बताऊंगा। भूमि सुधारों में आप ये छोटे खेतों की समस्या का समाधान करते हो, काश्तकारों के शोषण को रोकते हो, लगान का नियमन करते हो। जो हम काश्तकारों से, जो बटाईदार होते हैं, उनसे जो हम लगान वसूलते हैं वो ज़्यादा होगा तो उत्पादकता कम हो जाएगी। उनको अपनी भूमि पे जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, बटाईदार तो दूसरों की भूमि पे काम करते हैं और लगभग आधा आधा वो बंटवारा करते हैं, जितना उत्पादन होता है उसका आधा भूस्वामी को दे देते हैं। आजकल जमींदार तो है नहीं, जमींदारों की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल हो रहा है, भूस्वामी। 1972 में जमींदारों का पूर्ण रूप से भारत में उन्मूलन हो चुका है, इसलिए आप मेंस लिखते समय जमींदार शब्द नहीं लिख सकते कंटेम्प्रेरी इंडिया के संदर्भ में। अगर आप पुराना कुछ बता रहे हो लेखन में वहाँ लिख लो आप, लेकिन आज की तारीख में आप ये कहो कि भारत में जमींदार शोषण कर रहे हैं तो आपके नंबर 0 कर देगा यूपीएससी। जमींदार की जगह आपको भूस्वामी लिखना है। आपको की सर बात तो एक ही हुई, तो आपके कहने से एक और अलग नहीं हो जाती है। जमींदार शब्द जो इंडिया में इस्तेमाल हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। जमींदार खत्म हो चुके हैं भारत, जो बिचौलिए के रूप में थे, और काश्तकारों को जो उस समय जो थे किसान, उनको सीधा स्वामी बनाया गया। फिर वो किसान भी आगे चलकर कोई व्यापारी बन गए,
कोई आईएएस की तैयारी में उनका बच्चा चला गया, कोई फौज में चले गए, तो उन लोगों ने अपना खेत फिर किसी और को दे दिया, तो एक नया वर्ग पैदा हो गया जिसको हम कहते हैं भूस्वामी। वो बिचौलिया नहीं है, राज्य के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है और राज्य के अकाउंट में वही स्वामी है जो मिलिट्री में गया हुआ है। ये पहले कभी इसके फोर फादर्स किसी के बटाईदार या किसी के यहाँ पे काम करते रहे होंगे, तो वो जमींदार को हटा के सीधा स्वामी बन गए होंगे, या बाद में किसी ने जमीन खरीद के भी हो जाता है कि लैंड का मार्केट तो है ही ना, तो किसी को पैसा आया तो उसने जमीन खरीद ली, तो वो भी भूस्वामी हो जाता है। अब किसी के एक ही बच्चा है, वो मिलिट्री में चला गया, खेत देखने वाला कोई नहीं है और खेत को बेचना भी नहीं है, तो किसी ने को तो लगाओगे। तो ये भूस्वामी एक नया वर्ग बना हुआ भारत में अभी, और बटाईदार अभी चल रहे हैं, फिर उन्होंने नए बटाईदार रख लिए। देखने में ये आता है कि जमींदार जो पहले थे उसी उस उतना तो नहीं, लेकिन लगभग मतलब ऐसे शोषण कर रहे हैं। भूस्वामी ऐसा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बोलता है कि 50% उत्पादन का ले लेते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि वो खेती पे ध्यान नहीं देते। 10 खेत गांव के अंदर बटाईदार ले लेता है, किसी पर ध्यान नहीं देता है, इसका भी ले लिया, उसका भी ले लिया, सबका ले लिया, और ऐसे उत्पादन हो रहा है, आधा आधा सबका रख लिया, भूस्वामी को आधा। अरे बहुत कम उत्पादन हुआ इस बार, बोले कि वही नहीं, बारिश आई नहीं, आप तो दिल्ली में रहते हो, इधर तो आते नहीं हो, तो आपको क्या पता लगता है, हम तो बड़ी मुश्किल से खेतों को संभाल रखा है आपके, नहीं तो लोग ही कब्जा कर लेंगे, और आपको नहीं जम रहा है तो पकड़ो आज से, हमें तो खेत नहीं चाहिए, हम तो परेशान हैं। तो सामने वाला क्या कहेगा, भाई जो आया वही दे दो, चलो इस तरह से हो रहा है। तो उनका ध्यान नहीं है, ना मालिक का ध्यान है, क्योंकि वो मालिक वहाँ पे जाता नहीं है। तो इससे हमारे देश की कृषि उत्पादकता कम हो रही है। केवल हरित क्रांति लाने से आपके देश में कृषि उत्पादकता बढ़ जाएगी, उसी रूप से आप नहीं कह सकते, बल्कि उसकी वजह से अब खेत खराब होने लग गए। तो आपको भूमि सुधार करने पड़ेंगे, और इसमें ये सारी बातें होती है, शोषण दूर करना, लगान कम करना, इस तरह की बातें सोशल टाइप के स्टेप्स हैं जो समाजवादी विचारधारा से जुड़ते हैं, और उससे फिर सुधार होता है। यहाँ पर ये सब आएगा, मैं पढ़ाऊंगा क्लास में। किसानों की मार्केटिंग, मतलब जो उनके प्रोडक्ट हैं, उनकी प्रोडक्ट की रेट क्या मिल रही है, वो इसमें आता है। और हम देखते हैं कि व्यापारी खरीद लेते हैं, फिर वो स्टोर कर लेते हैं, बाद में बेचते रहते हैं, ज़्यादा कीमत आने पर वो निकाल देते हैं, और किसान ने तो कम रेट पे बेचा। तो इस तरह की बातें इसमें पढ़ी जाएगी। किसान को उचित मूल्य मिले, ये मैटर है इसके अंदर। अच्छा, उचित मूल्य से भी उत्पादकता का संबंध है। अगर किसी इंसान को अपने काम की उचित वैल्यू नहीं मिलती, तो उसका मोटिवेशन कम हो जाएगा, तो इससे भी उत्पादकता सुधरेगी। अच्छा, नई तकनीक, एक तो हरित क्रांति से जुड़ी हुई थी, आजकल क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने वाली तकनीक की आवश्यकता है, तो वो वाली तकनीक की बात होगी। कीमत समर्थन का मतलब एमएसपी है, यहाँ पे आप पढ़ते हो ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और ऐसा ये भी पढ़ेंगे क्लास के अंदर। इसमें भी सुधारों की आवश्यकता है। और विस्तार सेवाएं उनको कहते हैं, पशुपालन पढ़ाऊंगा तब मैं इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। जो ज्ञान होता है उसको किसानों तक पहुंचाना, मतलब विस्तार करना। लेबोरेटरी का ज्ञान, यूनिवर्सिटी का ज्ञान, जो नई तकनीकियां जहां हम डेवलप कर रहे हैं, ये किसान तक कैसे जाएगी, वो सिस्टम को कहा जाता है विस्तार सेवाएं। ये भारत में कमजोर हो गई है, तो इनको मजबूत करने की आवश्यकता है। इन बातों पर ध्यान देकर हम कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। तीसरा लिखिए, थर्ड। मूलभूत सेवाओं पर सरकारी खर्च बढ़ाना। अभी बेसिक नीड्स अप्रोच आपको बताया था, तो उस ये बेसिक नीड्स के ऊपर सरकार अपने खर्चे को बढ़ाए, लेकिन सवाल ये है कि पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखाया कि इसके लिए पर्याप्त राजस्व जुटाने के लिए जीडीपी को त्वरित गति से बढ़ाने पर ध्यान दिया जा सकता है। कहीं ना कहीं पब्लिक फाइनेंस आपको पढ़ाते समय मैंने कहा होगा कि जीडीपी बढ़ता है तो टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, तो अपने आप ही आपको उतने फंड्स आ सकते हैं, बजट में घाटा बढ़ाने बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीडीपी बढ़ाओ, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, तो उससे फिर आप इसको कर सकते हो। और चौथा और आखिरी लिखिए, फोर्थ, ये तीसरा था, मूलभूत सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना। इसके लिए 3 बातों पे फोकस कर सकते हैं हम लोग। निजी सहभागिता, सामाजिक संस्थानों की सहभागिता, और आईटी का प्रयोग। ये बहुत अच्छा आपके सोशल इश्यूज़ में, इनको जितना बड़ा करना चाहो उतना जगह ले सकते हैं ये टॉपिक्स इस तरह के। जीएस सेकंड में कहीं ना कहीं वो है एनजीओज वगैरह की विकास में भूमिका, ऐसा करके है।
अब ये गरीबी को हटाना विकासात्मक ही कदम है ना, ये देखा जाए तो निजी सहभागिता यानी प्राइवेट सेक्टर को साथ में ले सकते हो, उससे आपकी जो पब्लिक सर्विस है वो इफेक्टिव हो सकती है। पासपोर्ट्स में आपने देखा होगा टीसीएस रहता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये पासपोर्ट बनाने में अहम भूमिका निभाती है इंडिया में। सारा वेरिफिकेशन ये सब, जो फोटो खींचना, आपको पूरा डेटा इकट्ठा करना, बाद में पुलिस वेरिफिकेशन वो अलग से होते हैं। बाकी दूसरे जो क्लरिकल काम है वो टीसीएस करती है और बहुत ही फास्ट तरीके से करती है। तो हालांकि पासपोर्ट एसेंशियल सर्विस का पार्ट नहीं है, मतलब बेसिक सर्विस में आप पासपोर्ट को थोड़ी बोलोगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अच्छा, फ्यूचर ग्रुप, जो बिग बाजार का नाम आपने सुना होगा, राजस्थान सरकार ने राशन की दुकानें चलाने के लिए फ्यूचर ग्रुप से टाई अप किया था 2015 में। और फ्यूचर ग्रुप ने कहा कि हम अपने सामान भी बेच सकते हैं, राशन की दुकानों के सामान के अलावा हम अपने सामान भी रखेंगे यहाँ पे, और ये जो संचालक हैं इन्हीं को हम इस्तेमाल करेंगे, और इनको सारे सामान बेचने दो और आपके भी बेचेंगे। इस तरह का मॉडल निकाला, ट्रिपल पी एग्रीमेंट किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और आज की तारीख में ये मॉडल इतना बड़ा चल रहा है वहाँ पे कि उनका बिजनेस भी बढ़ रहा है। जो पीडीएस चलाने वाले लोग करप्शन क्यों करते हैं? क्योंकि राशन के सामान ही बेच पाते हैं और उनमें इतना मार्जिन नहीं होता है। एक रिसर्च कहता है कि 122 टन माल आप बेचोगे तब आपकी दुकान ब्रेक इवन पे आएगी। ब्रेक इवन बोले तो नो लॉस नो प्रॉफिट। 122 टन माल बेचने पर नो लॉस नो प्रॉफिट में आती है ये दुकानें। अब इससे ऊपर माल बेचोगे तभी प्रॉफिट में आओगे। तो 122 टन एक साल का छोटी अमाउंट है, इतना आप कमीशन ही नहीं देते उनको, तो ले दे के क्या करते हैं? करप्शन करते हैं। फ्यूचर ग्रुप के साथ टाइप करके उन्होंने अपनी दुकानों को भी बड़ा कर लिया, और कस्टमर आ रहा है कोई सामान लेने के लिए तो दूसरा भी लेके जा रहा है। इस तरह से उनका बिजनेस भी प्रमोट हुआ। तो आप देखो कि हम ये ऑब्जेक्टिवली नहीं कह रहे कि अच्छा ही होगा, लेकिन आप ये सुझाव दे सकते हो कि गुणावगुणों पर विचार करके आप इसको लागू कर सकते हो। केस स्टडीज होते हैं ना, उनके हिसाब से चलो और गाइडलाइंस बना दो। मामला गड़बड़ होता है हटा दो उनको, यही है। अब टीसीएस इतने दिनों से काम कर रहा है, क्या मामला गड़बड़ उसका निकला? मैंने तो आज दिन तक नहीं पढ़ा उसके बारे में कि उसने कुछ गड़बड़ किया। सामाजिक संस्थानों की, बल्कि ये पुलिस वाले कर देते कई बार। जैसे कई ये शूटर जो पकड़े गए उनमें से कोई एक आदमी था, थाईलैंड चला गया एक फर्जी पासपोर्ट बनवा के। अब उसमें वो पुलिस पे कार्रवाई हो रही है कि इन्होंने वेरिफिकेशन कैसे किया, लेकिन इसमें टीसीएस का नाम तो नहीं आ रहा। सामाजिक संस्थानों की सहभागिता का मतलब आप ऐसे सोशल एनजीओ वगैरह उनकी अच्छी पहचान कर लो। कई फर्जी भी होते हैं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होते हैं, आप टेस्ट करो। सारे लोग ऐसे थोड़ी होते हैं। तो आप वो एनजीओ को पकड़ के उनको साथ में लेके पब्लिक सर्विस पे काम करो। राशन की दुकानें भी तो इसी में आ जाएगी, वो एसेंशियल में आती है ना। तो छत्तीसगढ़ का मॉडल पढ़ाऊंगा आपको। छत्तीसगढ़ ने वनवासी समितियों वगैरह वगैरह को संचालक बना दिया। ये जो प्राइवेट संचालक उनको हटा दिया उसने, जो इंडिविजुअल के रूप में होते हैं। और छत्तीसगढ़ में 0% लीकेज है, माल बिल्कुल भी मार्केट में नहीं जाता, सारा का सारा लोगों को मिलता है। वो किस वजह से हुआ? इसकी वजह से। आईटी का प्रयोग करो चेक बैलेंस बनाने के लिए। पीडीएस में तो आजकल टोटली आईटी का ही प्रयोग हो रहा है, कंप्यूटराइजेशन, कनेक्टिविटी, एसएमएस, ये सारी चीजें, जीपीएस और ये सब इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आईटी भी इसको क्या, और दिल्ली सरकार ने बीच में एक अभियान चलाया था ये एमसीडी वगैरह के साथ मिलकर, जहाँ आपको गंदगी दिखे उसका फोटो खींचो और इसको भेज दो, हम तुरंत उसकी सफाई कराएंगे। तो आईटी का प्रयोग तो हो रहा है एक तरह से। पैराग्राफ चेंज करके खत्म करें इस मुद्दे को इस प्रकार। कोमा लगाइए, भारत में गरीबी निवारण के लिए एक प्रभावी रणनीति का निर्माण, एक प्रभावी इफेक्टिव रणनीति का निर्माण करने पर विचार किया जा सकता है। तो 2-3 प्रश्न फिर कल लिखाते हैं आपको, ये क्लास का इधर अच्छे से छोड़ने का निर्देश मिला हुआ। तो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।